अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, हमारी आज की सीरीज का नाम है अंबर नाग मारिया। अंबर नाग मारिया वो सीरीज है जो 70 और 80 की दहाई यानी 70s और 80s के डेकेड में पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल रही। हमने इसे 2001-2002 में पहली बार पढ़ा तो इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग पाया। ये इंतहाई दिलचस्प कहानी है जो 3 दोस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक का नाम अंबर है जो मिस्र के कदीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और उसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स हैं। इसके बाद इनका दूसरा एक साथी है नाग, जो एक सांप है लेकिन उसको 100 साल के बाद वो इंसानी शक्ल में आ जाता है। और इसके बाद इनकी तीसरी एक दोस्त होती है मारिया, जो किसी बुज़ुर्ग की दुआ या बददुआ की वजह से गैबी हालत में चली जाती है। ये तीनों मुख्तलिफ ज़मानों में सफ़र करते हैं और इनके साथ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आते हैं। दोस्तों, इनकी 2 सीरीज़ हैं, जिसमें पहली सीरीज़ का नाम है मौत का ताक़ुब। मौत का ताक़ुब के 100 पार्ट्स हैं यानी 100 पार्ट्स, और इसके बाद है इनकी वापसी का सफ़र, उसके भी 100 से ज़्यादा पार्ट्स हैं। लेकिन हम जो सीरीज़ अभी पेश करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है मौत का ताक़ुब और इसकी 100 किस्तें होंगी। आज पहली किस्त आपकी खिदमत में पेश की जाती है। दरियाए नील बड़ी खामोशी से बह रहा है। इस वक्त आधी रात गुजर चुकी है। कदीम मिस्र के गहरे नीले आसमान पर सितारे सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ये ज़माना है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं आज से पौने 5000 साल पहले का। हमारी तहजीब की तारीख शुरू हो रही है। ये मिस्र के फ़िरौनों का ज़माना था। दरियाए नील के नीले पानी में सितारों का अक्स झिलमिला रहा है। दरिया के किनारे खजूरों के झुंड दूर तक चले गए हैं। कहीं जैतून के दरख्त के झाड़ हैं और कहीं अंजीर के दरख्तों के झुंड हैं। ये थीसिस का शहर सो रहा है। दिन भर के थके मांदे लोग अपने अपने कच्चे पके घरों में आराम कर रहे हैं। सुनसान गलियों में किसी वक्त पहरेदार की आवाज़ गूंज जाती है। दरियाए नील के किनारे शहर से बाहर एक पुख्ता मकान में जैतून के तेल का लैंप जल रहा है। इस लैंप की रोशनी में एक उधेड़ उम्र की औरत लकड़ी के संदूक में से पत्थर मापने वाला फीता तलाश कर रही है। 12-14 साल का एक नौमर लड़का जिसका नाम अंबर है उसके पास खड़ा है। ये अंबर का बाप वहाँ से 4-5 मील दूर सहरा में एक अहराम में काम कर रहा है। अंबर के बाप का नाम रिजाल है। वो अहराम बनाने में माहिर है। अहराम पत्थरों की उस तिकोनी इमारत को कहते हैं जिसमें मरे हुए फ़िरौन की लाश को दवाइयाँ लगाकर गुलामों, कनीज़ों और सोने चांदी के जेवरों के साथ दफन कर दिया जाता था। अंबर असल में उस बूढ़ी औरत और बूढ़े बाप रिजाल का बेटा नहीं, बल्कि आज से 12-13 बरस पहले अंबर उन्हें दरियाए नील की लहरों पर एक नन्ही सी कश्ती में बहता हुआ मिला था। वो ज़माना मिस्र के एक जालिम फ़िरौन का ज़माना था। नजूमियों ने फ़िरौन को बताया था कि उसके महल में एक लड़का पैदा होगा जो बड़ा होकर उसे जहर देकर हलाक कर देगा। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि महल में जो भी नया बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। 4-5 बरस के अंदर अंदर जितने बच्चे महल में पैदा हुए उन सबको हलाक कर दिया गया। उन्हीं दिनों फ़िरौन की मलका के यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई। मलका बेचारी बहुत परेशान हुई और सोचने लगी आखिर एक रात फ़िरौन को पता चल गया तो वो उसे ज़रूर कत्ल करा देगा। उसने अपनी एक कनीज़ के साथ मिलकर बच्चे को एक नन्ही सी कश्ती में लिटाया और दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। उसे यकीन था कि उसका बेटा किसी न किसी किसान या माहीगीर के हाथ आ जाएगा और वहीं परवरिश पाएगा। इस तरह वो कत्ल होने से बच जाएगा और कम अज़ कम जिंदा तो रहेगा। अगर खुदा को मंजूर हुआ और ज़िंदगी रही तो कभी न कभी उसकी बेटे से ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। फ़िरौन को बच्चे की पैदाइश का कोई इल्म न हुआ। उसे यही कहा गया कि मलका के यहाँ मुर्दा बच्ची पैदा हुई है जिसे दफन कर दिया गया है। उधर नन्हा अंबर शहजादा घास फूस की बनी हुई छोटी सी कश्ती में दरिया की लहरों पर बहता हुआ बहुत आगे निकल गया। दिन चढ़ा तो उधेड़ उम्र का अहराम मिस्र का इंजीनियर रिजाल दरिया किनारे पत्थर कटवा रहा था कि उसने कश्ती में एक बच्चे को देखा। वो उसे उठाकर घर ले आया। उनके यहाँ कोई औलाद ना थी। उसकी बीवी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अंबर को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। अब अंबर उस घर में पल कर 14 बरस का हो गया। उसे बिल्कुल नहीं बताया गया कि वो उनका बेटा नहीं, बल्कि उन्होंने अंबर को दरियाए नील से उठाकर पाला है। वो रिजाल को अपना असली बाप और उसकी बीवी को अपनी माँ समझता था। वो दोनों भी अंबर से अपने बच्चे की तरह प्यार करते। अंबर अपने बाप के साथ बचपन से काम करता आया और वो भी अहराम बनाने का काम सीख रहा था।
اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے باپ سے جنگلی بوٹیوں سے دوائیاں بنانے اور بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا ہنر بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ اس رات وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ شہر سے 4 کوس کے فاصلے پر ایک نئے احرام کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اس کا باپ رجال ہمیشہ امبر کو اپنے ساتھ کام پر رکھتا تھا۔ اچانک پتھروں کو ماپنے والا فیتا ٹوٹ گیا۔ امبر کے باپ نے اسے گھر بھیجا کہ وہ صندوق میں سے نیا فیتا لے آئے۔ امبر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آیا اور ماں سے کہا کہ اسے ابا جان نے نیا فیتا لینے بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے صندوق میں سے تلاش کے بعد نیا فیتا نکال کر دیا اور کہا، امبر بیٹا یہ لو فیتا اور ہوشیار ہو کر واپس جانا۔ امبر نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو ماں، میں ایک انجینئر باپ کا بہادر بیٹا ہوں، خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹا۔ امبر نے فیتا جیب میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دوڑاتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ احرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ زیتون اور کھجوروں کے جھنڈ اندھیرے کی سیاہ چادر اوڑے دور سے بھوت معلوم ہو رہے تھے، مگر امبر کو کسی قسم کا خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکثر راتوں کو کام کرتا رہتا تھا اور ادھر سے کئی بار گزرا کرتا تھا۔ راستے میں ریت کے ایک اونچے ٹیلے کے دامن میں انجیروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں اناتول نام کا ایک درویش رہتا تھا۔ اناتول درویش امبر سے بہت پیار کرتا۔ امبر نے دیکھا کہ اناتول اپنے جھونپڑی کے سامنے بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ امبر نے گھوڑے پر قریب سے گزرتے ہوئے اسے سلام کیا اور آگے نکل گیا۔ اناتول نے آنکھیں کھول کر امبر کو گھوڑے پر جاتے ہوئے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اناتول درویش کو معلوم تھا کہ امبر ملکہ نفریتی کا بیٹا ہے۔ وہ فرعون مصر کی اولاد ہے اور شہزادہ ہے۔ وہ انجینئر رجال کا اصلی بیٹا نہیں ہے، مگر اس نے امبر کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ مصر کا شہزادہ ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امبر کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا خفیہ طور پر رجال کے گھر میں پرورش پا رہا ہے تو وہ اسے گرفتار کروا کر ضرور قتل کرا دے گا۔ اب تک فرعون کتنے ہی محل میں پیدا ہونے والے شہزادوں کو قتل کرا چکا تھا۔ امبر کو احرام اب سامنے نظر آ رہا تھا، جہاں اس کا باپ رجال دوسرے مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فرعون کے حکم سے اس کے بوڑھے دادا کے لیے یہ احرام خاص طور پر بنایا جا رہا تھا، کیونکہ وہ دادا فرعون بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کو تھا۔ اس لیے فرعون تعاون کے حکم سے احرام جلدی سے جلدی تیار کروایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امبر کے باپ رجال کو راتوں کو بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ امبر نے احرام میں پہنچ کر فیتا اپنے باپ کے حوالے کیا اور خود بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ رجال بڑے بڑے کٹے ہوئے پتھروں میں لوہے کی سینٹیں لگاتا جا رہا تھا اور امبر ان نشانوں پر یاداشت کے لیے مفید روغن پھیرتا جاتا۔ دونوں باپ بیٹا احرام کے نچلے تہخانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ وہ تہخانہ تھا جس کے اندر بوڑھے فرعون کی لاش کو تابوت میں بند کر کے رکھا جانا تھا۔ تہخانے کی دیواریں قیمتی پتھروں سے چن دی گئیں۔ درمیان میں سنگ مرمر کا ایک شاندار چبوترا بنایا گیا۔ اس چبوترے پر فرعون کے تابوت کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ دیواروں کے طاقوں میں سونے کے شمعدان روشن تھے۔ اس تہخانے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، جو ایک بڑی پتھر کی سل تھی۔ تابوت کو تہخانے میں رکھ دینے کے بعد اس سل کو آہستہ آہستہ اپنے آپ ہی بند ہو جانا تھا۔ اس کے بعد سل کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بادشاہ مرتا تو اس کے نوکر کنیزیں، کھانے پینے کا سامان، برتن، آرام کرنے کا پلنگ اور اس کے سونے جواہرات کے اس کے ساتھ ہی تہخانے میں دفن کر دیے جاتے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد اگلے جہان میں بادشاہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سال بعد آج کے زمانے میں جب ان احرام مصر کی کھدائی ہوئی اور آثار قدیمہ کے ماہر تہخانوں کی پتھریلی سل توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں غلاموں اور کنیزوں کی لاشوں کے پنجر بھی ملے۔ ابھی تو ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جب یہ احرام تعمیر ہو رہے تھے۔ امبر اپنے باپ رجال کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ان کا گھریلو ملازم پولکا چبوترے پر رکھی جانے والی سنگ مرمر کی سفید سل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے سنگ مرمر کی سل زمین پر رکھی اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر بولا، بڑے آقا، بادشاہوں کے مقبرے بناتے بناتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اگر میں بادشاہ ہوتا تو کبھی اپنا مقبرہ نہ بنواتا۔ رجال نے مسکرا کر کہا، پولکا، اگر تم فرعون ہوتے تو میں تمہارا مقبرہ بڑا شاندار بناتا۔ امبر نے کہا، پولکا، کیا خبر اگلے برس تم بادشاہ بن جاؤ۔ ملازم جس کی عمر 40 سال تھی، جو ایک بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا، ہنس کر بولا، چھوٹے آقا امبر، میری اتنی قسمت کہاں کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ میں تو غلام پیدا ہوا ہوں اور غلام ہی مروں گا۔ بوڑھے رجال نے کہا، فکر نہ کرو پولکا، میں تمہاری لاش کو حنوط کر کے بادشاہوں کے مقبرے میں ہی دفن کروں گا۔ تو وہ کہکا مار کر ہنس پڑا اور بولا، بڑے آقا، یہ پتھر دل مقبرے بادشاہوں ہی کو سلامت رہیں۔ میرے لیے مٹی کی کچی قبریں ہی بہت ہوں گی، مگر کبھی کبھی دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بادشاہ ہوتا، پیٹ بھر کر مور، ہرن
और तीतर का गोश्त खाता, खरतूम के सेब और यरूशलेम की मीठी अंजीरें खाता और नरम नरम बिस्तर पर सोता और गुलाम मोर के पंखों से मुझे हवा दे रहे होते। अच्छा, अब तू उठकर बाहर से पत्थर उठाकर लाओ, बादशाह बनने का ख्वाब फिर देख लेना। पोल्का ज़मीन पर से उठा और इतना कहकर बाहर निकल गया। हाय रे किस्मत, बेचारे पोल्का, तेरी किस्मत में तो पत्थर ढोने ही लिखे हैं। उसके जाने के बाद बूढ़ा रिजाल और अंबर देर तक हंसते रहे। पोल्का उनका बड़ा वफादार गुलाम था। अंबर छोटा सा था जब रिजाल ने ये गुलाम बाबुल की मंडी से ख़रीदा था। उस ज़माने में बड़े बड़े शहरों में हर साल मंडियां लगा करती, जहां गाय, भैंसों और घोड़ों के साथ साथ गुलाम भी बिकते। लोग घोड़ों और मवेशियों के साथ अपनी पसंद के गुलाम भी खरीद कर घरों को ले जाते। अमीर लोग उन गुलामों से बड़ा सख्त काम लेते। वो दिन भर उनसे खेतों में हल चलवाते, गोडी करवाते, बागों में जानवरों की तरह काम करवाते और बहुत कम खाने को देते। सख्त मेहनत और कम खुराक की वजह से गुलाम बहुत जल्द बीमार और कमज़ोर होकर मर जाते। अमीर लोग उनके मरने के बाद मंडी से नया गुलाम खरीद लेते। मगर बूढ़ा रिजाल पोल्का गुलाम से बहुत अच्छा सलूक करता। वो जो खुद खाता वही अपने गुलाम पोल्का को देता। यही वजह थी कि वो पोल्का अपने आका रिजाल और उसके बेटे और उसकी बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करता था और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता और उनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर अपनी जान कुर्बान करने पर भी तैयार हो जाता। बूढ़े रिजाल ने पोल्का गुलाम को भी नहीं बताया कि अंबर उसका अपना बेटा नहीं, बल्कि मिस्र के शाही महल का शहज़ादा है। अंबर की नन्ही सी कश्ती में से जो शाही मोहर मिली थी वो उसने और उसकी बीवी ने एक पुराने संदूक में संभाल कर रखी हुई थी। रात भर एहराम में काम करने के बाद सुबह के वक्त रिजाल, अंबर और पोल्का वापस अपने घर आ गए। अंबर की माँ ने नाश्ता तैयार कर रखा था। नाश्ते में ऊँट के पाए का शोरबा और खमीरी रोटी थी। सब ने मिलकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। अंबर सोकर उठा तो दोपहर हो रही थी। उसका बाप रिजाल और गुलाम पोल्का अभी तक सो रहे थे। उसकी माँ दोपहर का खाना तैयार करने में लगी हुई थी। अंबर ने खुलेल हाथ में ली और बाहर निकल आया। पीछे से उसकी माँ ने आवाज़ दी, बेटा अंबर, ज़्यादा दूर ना जाना, खाना थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। मैं दरिया के किनारे मुर्गाबियाँ मारने जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊँगा। उसकी माँ ने कोई जवाब न दिया। उसे मालूम था कि अंबर को रोका भी तो वो कभी नहीं रुकेगा। अंबर आखिर शहजादा था। जिद और दलेरी उसकी फितरत में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो शिकार का भी शौकीन था, घुड़सवारी भी बहुत पसंद करता। मगर उस वक्त वो पैदल ही गुलेल हाथ में लिए दरियाए नील के किनारे किनारे चल पड़ा। मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पर खिलाफे मामूल हल्के हल्के बादल छा रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। दरियाए नील का पानी बड़े सुकून से बह रहा था और माहीगीर कश्तियों में बैठे मछलियों का शिकार कर रहे थे। अंबर को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। अंबर ने पीछे मुड़कर देखा। ये बूढ़ा गोगोश जो घोड़ों का चारा फरोख्त करता था और उस वक्त अपने मकान के आगे उगी हुई अंगूर की बेल को पानी दे रहा था। सलाम चाचा। जीते रहो बेटा। अंबर, कहाँ जा रहे हो? मुर्गाबियों का शिकार खेलने जा रहा हूँ चाचा। बेटे, जानवरों को ना मारा करो, ये कुदरत की मासूम भोली भाली निशानियाँ होती हैं। चाचा क्या करूँ, मुझे शिकार अच्छा लगता है। वो तो ठीक है अंबर, मगर कभी कभी जानवरों से प्यार भी किया करो, ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो शिकार कर लूँ चाचा, बाद में प्यार भी कर लूँगा। तुम्हारी मर्जी बेटे, वैसे तुम हमेशा मनमानी करते हो और ये कोई अच्छी बात नहीं। दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक दरिया के ऊपर की तरफ से शोर मचा और माहीगीरों ने अपनी कश्तियाँ किनारों की तरफ लानी शुरू कर दी। फिर शाही गुलामों का एक बेड़ा आया और उसने माहीगीरों को हंटरों से मारना शुरू कर दिया। कमीनों, भागो यहाँ से, तुम्हें मालूम नहीं कि शाही मलका की सवारी आ रही है। भागो, दफा हो जाओ यहाँ से। माहीगीरों में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते दरियाए नील की सतह बिल्कुल खाली हो गई। अंबर ने गोगोश से पूछा, ये शाही सवारी किसकी आ रही है बाबा? मेरे ख्याल में मलका नफरीती की सवारी आ रही है। अंदर आ जाओ अंबर, यहाँ रुकना ठीक नहीं। अभी शाही गुलाम हंटर लेकर आ जाएंगे। अंबर ने जिद की कि वो वहीं खड़ा रहेगा और देखेगा कि कौन गुलाम उसको हाथ लगाता है। मगर गोगोश उसे खींचता हुआ अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पागल हो गए हो? तुम्हें मालूम नहीं, जब मलका की सवारी आती है तो दरिया पर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अंबर खामोश रहा और खिड़की के सुराख में से दरिया की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में दरिया के ऊपर की जानिब से मलका मिस्र नफरीती का शाही बेड़ा नमूदार हुआ। जब वो गोगोश के मकान के करीब से गुजरा तो अंबर ने देखा कि सैकड़ों कनीज़ों के झुरमट में मिस्र की बावकार मलका एक आलिशान इमारी में बैठी है और कनीज़ें मोर चल रही हैं और बार बार इर्द गिर्द खुशबूदार इतर छिड़क रही हैं। काफ़ी फासले पर आगे आगे गुलाम और फौज के सिपाही रास्ता साफ करते जा रहे हैं। अचानक अंबर ने दरवाज़ा खोला और दौड़कर दरिया किनारे खड़ा हो गया।
ये बड़ी जुर्रत का काम ही नहीं था बल्कि शाही सवारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म भी था। मलका ने देखा कि 14 बरस का एक खूबसूरत लड़का दरिया किनारे खड़ा बड़े शौक से मलका की सवारी को दरिया में से गुजरते देख रहा है। एकदम फौज का सिपा सलार आगे बढ़ा और उसने अंबर को कत्ल करने के लिए तलवार उठाई ही थी कि मलका ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। लड़के को मेरे पास ले आओ। अंबर को मलका नफरीती के हजूर पेश किया गया। अंबर उसी मलका नफरीती का बेटा था, मगर वो इससे बेखबर थी। माँ शाही मलका के लिबास में थी और बेटा एक मामूली कपड़ों में नंगे पांव गुलेल हाथ में पकड़े खड़ा था। लेकिन खून आखिर खून होता है। माँ के खून ने एक बार जोश मारा। वो टिकटिकी बांधे अंबर की नीली आंखों और स्याह रेशमी बालों को देखने लगी, फिर बोली, तुम कौन हो? अंबर ने झुककर सलाम किया। मैं रिजाल एहराम बनाने वाले का बेटा हूँ मलका। तुम शाही सवारी को देखकर छुपे क्यों नहीं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मलका की सवारी के वक्त जो कोई बाहर हो उसे कत्ल कर दिया जाता है? मुझे मालूम था मलका आलिया। तो फिर तुम मकान से बाहर क्यों आए? मलका आलिया की शाही सवारी देखने बाहर आ गया, और अगर सिपाही तुम्हें कत्ल कर देते तो मैं उनका मुकाबला करता मलका आलिया। ये एक दलेराना जवाब था। मलका के खून ने एक बार फिर जोश मारा। इस किस्म का जवाब मिस्र का एक आम लड़का हरगिज नहीं दे सकता था। मलका नफरीती गहरी सोच में डूब गई। इतने में सिपा सलार ने झुककर अर्ज की, मलका आलिया, महल में आपका इंतजार हो रहा होगा। मलका मिस्र जैसे ख्यालात से चौंक उठी। हाँ, शाही सवारी को चलने का हुक्म दिया जाए। फिर वो अंबर की तरफ देखकर बोली, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? अंबर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अंबर ने झुककर मलका को सलाम किया और वापस अपने मकान में आ गया। शाही सवारी आगे चल दी। मलका नफरीती सोचों में डूबी हुई थी। उसे अपने बेटा, अपने जिगर का टुकड़ा याद आ रहा था, जिसको उसने कत्ल होने से बचाने के लिए दरियाए नील की लहरों के सपुर्द कर दिया था। उसका दिल कह रहा था कि उसका बेटा मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो ज़रूर किसी न किसी माहीगीर के यहाँ परवरिश पा रहा है। मलका ने 10 बरस तक खुफिया तौर पर अपने बच्चे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिशें की थी, मगर वो कामयाब ना हो सकी। अंबर को देखकर जाने उसे अपने बच्चे का ख्याल आ गया। वो सोचने लगी, कहीं अंबर ही उसका बेटा तो नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है? अंबर मकान में दाखिल हुआ तो गोगोश ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो परेशान ना होता तो और क्या होता। अंबर ने भी तो कमाल कर दिया। वो अपनी जान खतरे में डालकर शाही सवारी को देखने बाहर निकल गया। हालांकि उसे मालूम था कि उस जुर्म की सज़ा मौत है। उसने अंबर से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए थे लड़के? आखिर तुम्हें क्या सूझी? अंबर ने सीना तान कर कहा, मैं मलका को देखना चाहता था। अरे गजब खुदा का, तुम्हें मालूम नहीं कि वो लोग तुम्हें हलाक कर देंगे? मालूम था, मगर मैं भी मुकाबले के लिए तैयार था। मगर तुम अकेले शाही फौज का कैसे मुकाबला कर सकते थे? अरे कम से कम 1-2 को तो ज़रूर मार गिरा था चाचा। गोगोश ने माथे पर हाथ रखकर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए, वरना मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाता। अरे चाचा, शाही फौज में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे मार सके। मैं बहादुर लड़का हूँ। गोगोश ने हाथ बांधकर आंखें बंद कर ली और खुदा का शुक्र अदा किया कि अंबर मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया। फिर उसने बड़े शौक से पूछा, अच्छा लड़के, ये बताओ मलका ने तुम्हें क्या कहा? मलका ने मुझसे मेरा नाम पूछा, बाप का नाम पूछा और कहा कि मैं मकान से बाहर क्यों निकल आया। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा आपकी सवारी देखने निकल आया था। फिर मलका ने क्या कहा? मलका ने कहा अगर मेरे सिपाही तुम्हें कत्ल कर देते तो क्या होता। फिर तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि मैं बहादुरी से उनका मुकाबला करता। अच्छा, फिर मलका क्या कहने लगी? पहले तो वो गहरी सोच में डूब गई, फिर बोली कि तुम बड़े बहादुर लड़के हो, जाओ वापस अपने घर चले जाओ। रब्बे अजीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मलका के दिल में रहम डाल दिया, नहीं तो खुदा जाने आज क्या हो जाता। अच्छा लड़के, अब यहाँ से अपने घर भाग जा, और ख़बरदार आइंदा ऐसी जुर्रत फिर कभी न करना। अंबर ने गुलेल लहराते हुए हंसकर कहा, मैं तो फिर मलका की सवारी देखने घर से निकल आऊँगा। जाता है या नहीं बेवकूफ़ कहीं के, मैं आज ही तेरे बाप से शिकायत करूँगा। खुदा हाफिज़ चाचा। अंबर हंसता हुआ गोगोश के मकान से बाहर निकल गया। वो सीधा अपने दोस्त कहर जमा के यहाँ पहुँचा। कहर जमा उम्र में अंबर से 2 साल बड़ा था, यानी 16 बरस का था। वो एक पनीर बनाने वाले का बेटा था। जब अंबर ने उसे भी ये भयानक वाक़या सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ और अंबर के कंधे पर हाथ मारकर बोला, ये काम तो तूने वो किया कि मैं खुद करना चाहता था। तुम्हें मालूम है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या? ये कि एक रोज़ मैं शाही फौज का कप्तान बन जाऊं। मेरे एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में लोहे का हंटर हो। मैं घोड़े पर सवार होकर गुलामों के पास जाऊं और उनको ज़ोर ज़ोर से हंटर मारूं। अंबर ने कहा, मगर कहरजमा, गुलामों पर जुल्म करना कोई बहादुरी की बात नहीं। मज़ा तो दुश्मन के साथ डट कर मुकाबला करने में आता है। कहरजमा बोला, भाई मेरी ख्वाहिश तो यही है, और तुम देखना एक ना एक दिन मैं ज़रूर फ़ौज का कप्तान बनूंगा। उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है कहरजमा। वैसे तुम्हारा डील डोल इतना है कि तुम कप्तान बन सको। अंबर, याद रखो, अगर मैं बादशाह की फ़ौज का कप्तान बन गया
तो तुम्हें भी अपने साथ रखूंगा और नील के किनारे एक शानदार महल बनवा कर दूंगा। अरे भाई, मुझे तुम्हारे बनवाए हुए महल की ज़रूरत नहीं कहर ज़मा, मैं अपना महल खुद बनाऊंगा। चलो हम दोनों अपने अपने महल खुद बनाएंगे। अच्छा अब चलो दरिया किनारे चलकर मछलियाँ पकड़ते हैं। दोनों दोस्त हाथों में हाथ डाले दरिया किनारे चल पड़े। दोपहर के खाने पर अंबर अपने साथ मछलियाँ लाया। माँ ने कहा, बेटा तूने बड़ी देर कर दी, तुम्हारा बाप कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अंबर दूसरे कमरे में गया तो उसका बाप रिजाल लकड़ी के कटोरे में जैतून का तेल डाल रहा था। उसने अंबर को देखकर पूछा, इतनी देर कहाँ कर दी बेटा? अब्बा, आज मैंने मलका मिस्र से बातें की। बूढ़े रिजाल के हाथों से जैतून के तेल का कटोरा गिरते गिरते बचा। क्या कहा? हाँ, मैंने मलका मिस्र से बातें की हैं, उसने खुद मुझे बुलाया था। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अंबर की माँ ने कमरे में दाखिल होते कहा। दोनों माँ बाप अंबर की बात सुनकर सकते में आ गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मलका एक रोज़ अपने बेटे से गुफ्तगू कर सकती है। अंबर ने बाप और माँ को शाही सवारी का सारा वाक़या सुनाया। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी बड़े गौर से वाक़े का एक एक लफ्ज़ सुनते रहे। अंबर कह रहा था, मलका ने मुझसे पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बूढ़े रिजाल ने परेशान होकर पूछा। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे अब्बा का नाम रिजाल है और वो एहराम बनाता है। मलका ने क्या कहा? कुछ नहीं, असल में वो मेरी बहादुरी देखकर खुश हुई थी। फिर उसने मुझे वापस जाने की इजाज़त दे दी। माँ ने कहा, रब अजीम तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की जान बचाई। बाप ने पूछा, मलका ने तुमसे कुछ और तो नहीं कहा? बस मेरा नाम पूछा और फिर चुप हो गई। चुप हो गई? हाँ अब्बाजान, बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वो कुछ सोच रही हैं। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देखती रही थी। मलका एलिया ने कुछ और तो नहीं कहा? बूढ़े रिजाल ने इत्मीनान का सांस लिया और अंबर से कहा, अच्छा चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाने के दौरान में बूढ़ा रिजाल यही सोचता रहा कि कहीं मलका आलिया ने अपने बेटे को पहचान तो नहीं लिया। असल में बूढ़ा रिजाल नहीं चाहता था कि अभी मलका अपने बेटे को पहचाने। वो चाहता था कि अंबर ज़रा और बड़ा हो जाए, फिर वो खुद उसको लेकर मलका की खिदमत में हाजिर होगा और उसे बताएगा कि अंबर उसका शहजादा बेटा है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके एवज़ मलका आलिया उसे ढेर सारा इनाम इकराम देंगी। दूसरी तरफ उसे ये भी खौफ था कि कहीं फ़िरौन उसे कत्ल ही ना करा दे। इसलिए बूढ़ा रिजाल अभी तक खामोश था। कभी कभी वो ये भी सोचता कि फ़िरौन के मरने तक इस भेद को छुपाए रखना चाहिए। फ़िरौन मर जाए तो वो बड़ी आसानी से मलका मिस्र के सामने उसके बेटे के राज को अफशा कर सकता है। फिर अंबर की ज़िंदगी महफूज हो गई। खाने के बाद अंबर सो गया तो रिजाल ने अपनी बीवी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मलका ने अपने बेटे को पहचान लिया? बीवी ने कहा, भला ये क्यों कर हो सकता है? अंबर की उम्र 1 दिन थी कि मलका ने उसे दरिया नील की लहरों पर बहा दिया। 14 बरस बाद वो उसे कैसे पहचान सकती है? फिर भी मुझे डर है अगर मलका ने अपने बेटे को पहचान लिया तो वो ज़रूर उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। अगर मलका ने अंबर को हमसे वापस ले लिया तो यकीनी तौर पर फ़िरौन को उसका इल्म हो जाएगा और वो अंबर के साथ साथ हम दोनों को भी कत्ल करवा देगा। रिजाल की बीवी सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, रिजाल तुम वहम करने लगे हो। मलका इतने बरस गुजर जाने पर अंबर को कभी नहीं पहचान सकती, मगर वो माँ है और माँ का खून जोश मार सकता है। फ़र्ज़ करें अगर अंबर को उसने पहचान भी लिया तो वो कभी अंबर को वापस महल में बुलाने की गलती नहीं करेगी। उसे अच्छी तरह मालूम होगा कि इस तरह फ़िरौन को बेटे का पता चल जाएगा और वो नजूमियों की पेशगोई के मुताबिक उसे फ़ौरन कत्ल करवा देगा और कोई अजब नहीं कि वो मलका को भी साथ ही मरवा डाले। ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें मोहतात रहना चाहिए। फिक्र न करो, रब अजीम हमारी हिफाजत करेगा। बूढ़े रिजाल ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या ख्याल है मैं अंबर को लेकर मलका आलिया की खिदमत में हाजिर ना हो जाऊं? किस लिए? उसे शाही मोहर के साथ उसकी अमानत वापस करने। अरे खुदा के लिए ऐसी गलती कभी मत करना। इस तरह मलका और अंबर समेत हम सब बादशाह के जुल्म का निशाना बन जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें हर हाल में फ़िरौन की मौत का इंतज़ार करना होगा। हाँ, इसी में हम सब की भलाई है। इतने में पोलका गुलाम शिकार की हुई मुर्गाबियाँ और उबली हुई अंजीरों की टोकरी ले अंदर आया। रिजाल ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो पोलका? पोलका ने आंखें पोंछ कर कहा, मुर्गाबियाँ तो मैंने डंडा मार मार कर खुद शिकार की हैं और अंजीरें मैं तोफ़ोन दर्जी के बाग से तोड़ कर लाया हूँ। क्या तोफ़ोन से तुमने अंजीरें तोड़ने की इजाज़त ली है? पहले इजाज़त नहीं ली थी, मगर जब वो मुझे अंजीरें तोड़ते देखकर बाग में आ गया तो मैंने उससे माफ़ी मांग ली। तुम्हें कितनी हज़ार बार समझाया है पोलका कि किसी के बाग से बगैर इजाज़त के फल मत तोड़ा करो, मगर तुम बाज नहीं आते। तुम ज़रूर किसी न किसी से मेरी लड़ाई करवाओगे। मेरे आका, लोगों के बाग फलों से लदे हुए देखकर आपके गुलाम के मुंह में पानी भर आता है। मैं बेताब होकर बाग में घुस जाता हूँ और फल तोड़ना शुरू कर देता हूँ, और अगर किसी ने तुम्हारी पिटाई कर दी तो मार खाकर माफ़ी मांग लूँगा, मगर रब्बे अजीम की कसम तोड़े हुए फल हरगिज़ वापस नहीं करूँगा। मार भी खाता जाऊँगा और फल भी खाता जाऊँगा। अच्छा बाबा, अब हमारा सर न खाओ, जाओ ले जाओ ये मुर्गाबियाँ और अंजीरों को यहाँ से। इसे तुम अकेले ही खाना। मैं चोरी का माल खाकर अपना बुढ़ापा ख़राब नहीं करना चाहता।
غلام نے چونک کر کہا, میرے آقا آپ اسے چوری کا مال کہتے ہیں؟ حضور یہ تو میری محنت کا پھل ہے, خدا کی قسم پورے 101 مکے کھائے ہیں میں نے ان انجیروں کے لیے, اور ایک بھی انجیر باغ کے مالک کو واپس نہیں کی. بھائی اب چلے بھی جاؤ. جا رہا ہوں میرے آقا. اصل میں بوڑھا رجال ملکہ مصر کی سواری والے واقعے کے سلسلے میں پریشان تھا, اور وہ غلام پولکا کی بک بک جھک جھک سننے کو تیار نہیں تھا. غلام چلا گیا تو دوسرے کمرے میں جا کر وہ کھجور کی چٹائی پر سوئے ہوئے امبر کو غور سے اور محبت سے دیکھنے لگا. نیلی آنکھیں, سیاہ ریشمی بال, تیکھا شاہی ناک, وہ بالکل مصر کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا. رجال دیر تک اسے دیکھتا رہا, پھر سر جھکائے واپس چلا گیا. اسے امبر سے اپنی بیٹی کی طرح پیار تھا, اور وہ اس کی جدائی کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا. محل میں آ کر ملکہ مصر نفریتی اپنے بچے کے لیے اداس ہو گئی. اس نے اپنے بادشاہ فرعون آتون کے ڈر سے اپنے بچے کو دریا کے سپرد تو کر دیا تھا, مگر وہ اسے ایک پل کے لیے بھی نہ بھلا سکی. اس ننھی سی جان کو چھوٹی کشتی میں سوار کرا کے دریا میں بہا دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کسی ماہی گیر کے ہاتھ لگ جائے اور اس کے گھر میں پرورش پائے. اگر رب عظیم کو منظور ہوا تو کبھی نہ کبھی تو ماں کو اس کا بچڑا ہوا بچہ مل جائے گا. ظالم اور سنگ دل فرعون کے خوف سے ملکہ کھل کر تو اپنے بچے کو تلاش نہ کر سکی, لیکن اندر ہی اندر وہ اس ٹو میں رہتی کہ کہیں سے اسے اپنے بچے کی خبر مل جائے. 14 برس گزر گئے اور ملکہ نفریتی اپنے بچھڑے ہوئے جگر کے ٹکڑے کے لیے سلگتی رہی. بھلا کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو بھلا دے؟ مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے, مگر اپنے ہاتھ سے جدا کیے بچے کو کون بھلا سکتا ہے؟ ملکہ نفریتی کو امید تھی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور مل جائے گا. اس کی رازدار صرف اس کی ملازمہ شارمین تھی. شارمین نے ہی 14 برس پہلے ننھے شہزادے کے لیے ننھی سی کشتی تیار کی تھی. اس میں اس کے لیے دودھ کی بوتل, سونے کے سکے اور نرم نرم سرہانے رکھے تھے, اور شاہی مہر تکیے کے نیچے چھپا دی تھی. جس وقت ملکہ کی شاہی سواری دریائے نیل کی سیر سے واپس محل میں پہنچی تو شارمین نے دیکھ لیا کہ ملکہ اپنے بچے کے لیے بے حد غمگین ہے. رجال کے بیٹے امبر کے ساتھ ملکہ کی گفتگو اس نے سنی تھی, اور ملکہ کی اداسی کو بھی خاص طور پر محسوس کیا تھا, مگر وہ خاموش رہی تھی. اس لیے اسے اندیشہ تھا کہ ملکہ نفریتی بچے کے بارے میں گفتگو چھیڑنے سے اور پریشان نہ ہو جائے. محل میں آنے کے بعد ملکہ نے خوابگاہ میں سے تمام کنیزوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور خود آرام دہ مسہری پر لیٹ گئی. جب تمام کنیزیں چلی گئیں تو اور خوابگاہ بالکل خالی ہو گئی تو ملکہ نے شارمین سے کہا, شارمین. جی حکم ملکہ عالیہ. تم نے اس لڑکے کو دیکھا جو ہماری سواری کی جھلک دیکھنے دریا کے کنارے آ گیا تھا؟ دیکھا تھا ملکہ عالیہ. اس کی شکل و صورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شارمین نے امبر کو بڑے غور سے دیکھا تھا اور کچھ اندازہ لگایا تھا کہ اس کی شکل شہزادے سے ملتی جلتی ہے, لیکن چونکہ اسے یقین نہیں تھا اس لیے وہ ملکہ کے آگے حامی نہ بھر سکتی تھی. اسے اپنی ملکہ کی صحت کا بھی خیال تھا. وہ کبھی یہ برداشت نہ کر سکتی کہ اس کی ملکہ ایک ایسے لڑکے کے لیے پریشان ہو جو ہو سکتا ہے شہزادہ نہ ہو. چنانچہ اس نے بڑی عقل مندی سے کہا, شکل و صورت بھولی بالی تھی ملکہ عالیہ اس کی. ملکہ نے سفید شاہین کے پروں والے پنکھے کو پرے پھینکتے ہوئے کہا, ہمارا مطلب یہ نہیں شارمین, ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کی شکل ہمارے بچے پر تو نہیں ملتی تھی؟ نہیں ملکہ عالیہ, مجھے تو محسوس نہیں ہوا. ملکہ نفریتی نے سرد آہ بھر کر کہا, پھر اس لڑکے کو دیکھ کر ہمارے دل پر ہاتھ کیوں پڑا تھا؟ ہمارے خون نے جوش کیوں مارا تھا؟ شارمین نے جلدی سے کہا, یہ آپ کا وہم ہے ملکہ عالیہ. چونکہ آپ ہر وقت بچے کی یاد میں گم رہتی ہیں تو پھر میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ شارمین, میرا ننھا شہزادہ کس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے؟ اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا, اس کی آنکھیں بھی تو نیلی تھیں. بجا ہے ملکہ عالیہ, شہزادے کی آنکھیں نیلی تھیں, مگر ہر نیلی آنکھوں والا بچہ شہزادہ تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن میرا شہزادہ کیوں نہیں مل رہا؟ میں اس کی یاد میں 14 برس سے تڑپ رہی ہوں. ابھی کتنی دیر مجھے اور تڑپنا ہوگا شارمین؟ شارمین نے بڑے ادب سے کہا, رب عظیم پر بھروسہ رکھیں ملکہ عالیہ, ننھا شہزادہ ایک دن ضرور آپ کے پاس آئے گا. مگر وہ دن کب آئے گا؟ رب عظیم نے چاہا تو بہت جلد وہ دن آئے گا. ملکہ نفریتی نے غم سے بوجھل سر نرم تکیوں پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں. شارمین نے بلور کی سراہی میں سے تیونس کے سچے گلاب کے پھولوں کا عرق نکال کر ملکہ کے پاؤں پر لگایا اور مور کے پروں کے پنکھے سے ہوا کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد جب ملکہ طبیعت سنبھلی تو اس نے شارمین کو دیکھ کر کہا, شارمین تم میری بڑی وفادار اور رازدار کنیز ہو. اس وقت میں تم سے ملکہ بن کر نہیں, ایک بچھڑے ہوئے بچے کی ماں بن کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرا شہزادہ ملا دو. اب میں اس کی جدائی میں اور زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی. شارمین نے تسلی دیتے ہوئے کہا, گھبرائیے نہیں ملکہ عالیہ, شہزادہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا. میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے کو تیار ہے, وہ آپ کے پاس آنے والا ہے. ملکہ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں. وہ اپنی کنیز شارمین سے اس قسم کی تسلی کی باتیں 14 برس سے سن رہی تھی. اب اس کا دل صبر سے بھر گیا. اچانک اس نے آنکھیں کھول کر کہا,
दरिया किनारे अनातुल दरवेश रहता है। उसने एक बार कहा था कि शहजादा जिंदा है और एक दिन मुझे मिल जाएगा। मैं उसके पास जाकर एक बार पूछना चाहती हूँ कि मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे कब आन मिलेगा। शारमीन ने कहा, मगर मलका आलिया, आपका वहाँ जाना मुनासिब मालूम नहीं होता। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाती तो मैं अकेली अपने बच्चे के लिए जाऊँगी। शारमीन ने अदब से सर झुका लिया। जो हुक्म मलका सलामत, मैं आपके साथ चलूँगी। शारमीन नहीं चाहती थी कि मलका अनातुल दरवेश के पास जाने का ख़तरा मोल ले, क्योंकि अगर फ़िरौन को मालूम हो गया तो वो मलका के साथ शारमीन की गर्दन भी उड़ा सकता था, मगर वो मलका के हुक्म के आगे सर न उठा सकती थी। मजबूरन उसे हाँ करना पड़ी, इसलिए कि मलका एक माँ भी थी और माँ अपने गुमशुदा बच्चे को तलाश करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। हम आज ही रात अनातुल दरवेश के पास जाएंगे। जो हुक्म मलका आलिया। आधी रात को मलका और शारमीन ने स्याह लिबादे सर से पांव तक उड़े और ख्वाबगाह से निकलकर एक खुफिया रास्ते से होती हुई महल से बाहर निकल आई। यहाँ एक हबशी पहरेदार 2 स्याह अरबी घोड़े लिए उनका इंतजार कर रहा था। जो ही मलका और शारमीन महल से बाहर निकली, हबशी ने सर झुका दिया। वो घोड़े पर सवार हुई और आधी रात के अंधेरे में दरियाए नील की तरफ रवाना हो गई। हबशी मुहाफिज उनके पीछे पीछे घोड़े पर चला रहा था। इस हबशी पहरेदार को काफ़ी इनाम देकर शारमीन ने अपने साथ मिला लिया था। उसे सिर्फ यही बताया गया था कि मलका को सर दर्द रहता है, जिसका दम करवाने वो दरवेश अनातुल के पास जा रही हैं। मलका और शारमीन के स्याह अरबी घोड़े हवा से बातें करते चले जा रहे थे। वो बहुत जल्द दरियाए नील के किनारे अंजीर के दरख्तों के झुंड के पास पहुंच गईं। उन्होंने ज़रा फासले पर घोड़े हबशी मुहाफिज के हवाले किए और झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। उसी वक्त दरवेश अनातुल अपनी झोंपड़ी में बैठा खुदा की इबादत कर रहा था। अनातुल एक बड़ा परहेजगार, इबादत गुजार और नेक दरवेश था। उसे दुनिया का कोई लालच नहीं था। उसे सिर्फ खुदा और उसकी मखलूक से प्यार था और उनके दुखों में काम आने के लिए हर वक्त तैयार रहता। इतने में मलका और शारमीन झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गई। उन्होंने दरवेश अनातुल को इबादत करते देखा तो ज़मीन पर दो जानों झुक कर अदब से बैठ गई। दरवेश उनकी आमद से बिल्कुल बेखबर अपने खुदा की इबादत में मसरूफ़ था। फिर जब वो फारिग हुआ तो उसने पलट कर मलका और शारमीन को देखा। अनातुल दरवेश समझ गया कि मलका उसके पास किस लिए आई हैं। उसने दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो अभी मलका को उस बारे में कुछ नहीं बताएगा कि उसका बेटा शहज़ादा एक मेहनत कश के घर अंबर के नाम से परवरिश पा रहा है, इसलिए कि अनातुल उसे अभी मुनासिब ख्याल नहीं करता था। उसे मालूम था कि जब तक फ़िरौन जिंदा है, अंबर के राज को जाहिर करना ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि मलका से ये राज छुपाया नहीं जा सकेगा। वो माँ है, जज्बात से मगलूब होकर किसी न किसी को बता देगी कि उसका बच्चा उसे वापस मिल गया है और फिर फ़िरौन शहज़ादे को फ़ौरन कत्ल करा देगा। चुनाचे दरवेश अनातुल ने मलका की तरफ देखकर कहा, खुश आमदीद मलका आलिया। मलका और शारमीन ने झुककर आदाब किया और कहा, ए खुदा रसीदे बुजुर्ग, मैं तुम्हारे पास अपने दिल के गम को दूर करने आई हूँ। दरवेश ने कहा, मलका, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हारी खिदमत करूँगा। मुझे तो इंसानों की खिदमत करके हमेशा खुशी हुई है। कहो तुम क्या सवाल लेकर इस फ़कीर की झोंपड़ी में आई हो। मलका ने सर्द आह भर कर कहा, ए खुदा रसीदा दरवेश, आपने एक बार कहा था कि मेरा बच्चा ज़िंदा है। हाँ, मैंने कहा था, और ये कि एक न एक दिन मुझे मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। कल मैं अपने शाही बजरे में बैठी दरिया की सैर कर रही थी कि मैंने एक 14-15 बरस के लड़के को देखा। उसकी आंखें नीली थीं और बाल स्याह थे। उसे देखकर मेरे खून ने जोश मारा और मेरी ममता बेदार हो गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मेरा शहजादा है। ऐ नेक दरवेश, मुझे बताओ कि क्या वो मेरा बेटा तो नहीं। दरवेश अनातुल को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि वही मलका का बेटा है, वही मलका मिस्र का शहजादा है, लेकिन वो अभी इस राज को राज ही रखना चाहता था। उसी में खुदा की मर्जी भी थी और इसी में मलका मिस्र, शहजादे और अंबर की माँ बाप की भलाई थी। उसने कहा, मैं अभी आलम जज्ब में जाकर तुम्हें बताता हूँ। उसके साथ ही अनातुल दरवेश ने आंखें बंद कर लीं और जैसे आलम जज्ब में गुम हो गया। काफ़ी देर आंखें बंद किए सर झुकाए रखने के बाद उसने आंखें खोल दी। मलिका ने बेताबी से पूछा, क्या हुक्म है ए नेक दिल इंसान। दरवेश ने गहरी और पुरस्रार आवाज़ में कहा, अभी तुम्हारा शहजादा तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ अरसा और इंतज़ार करना होगा। मलिका का चेहरा उतर गया। उसने हाथ बांध कर कहा, हजूर, इतना फरमा दीजिए कि क्या मेरा शहजादा जिंदा सलामत है। दरवेश ने एक बार फिर आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाने के बाद आंखें खोल कर कहा, हाँ मलिका आलिया, तुम्हारा शहजादा जिंदा है और बड़ी अच्छी जगह पर परवरिश पा रहा है। मलिका के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो कहाँ है हजूर? ये मुझे रब अजीम की तरफ से बताने का हुक्म नहीं। मलिका, इतना ज़रूर कहूँगा कि वो तुम्हें मिल जाएगा और माँ का कलेजा बेटे के मिलाप से ठंडा हो जाएगा। मलका नफरीती ने सांस भरकर इसी आवाज़ में पूछा, अभी बदनसीब माँ को कितना इंतज़ार करना होगा?
बहुत थोड़ा अरसा मलका, बहुत थोड़ा अरसा। शारमीन ने आहिस्ता से मलका के कान में कहा कि कोई दम में दिन का उजाला फैलने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी वापस महल में पहुंचना चाहिए। मलका ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दरवेश के कदमों में रखकर कहा, यह अकीर नजराना है हुजूर। दरवेश अनातुल ने सोने के सिक्कों की थैली की तरफ इशारा करके कहा, अपने साथ ले जाओ मलका, हमारे लिए सोना और मिट्टी एक बराबर है। मलका ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ़, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। दरवेश ने तलख लहजे में कहा, तुम अपनी खुशी के लिए हमारे साथ ज्यादती नहीं कर सकती। मलका, इस मिट्टी की थैली को यहाँ से उठाकर वापस महल में ले जाओ। ये सोने के सांप महल के अंदर ही फनकारते अच्छे लगते हैं। मलका ने शारमीन को इशारा किया, उसने सोने की थैली उठा ली। मलका नफरीती ने हाथ बांधकर अदब से सलाम किया और झोंपड़ी से बाहर निकल आई। कुछ दूर अंजीर के दरख्तों तले हबशी गुलाम स्याह घोड़े लिए उनका इंतजार कर रहा था। शारमीन ने ठीक कहा था, आसमान पर दिन का उजाला फैलने वाला था और उन्हें बहुत जल्द वापस महल में पहुंच जाना चाहिए था। वो घोड़े पर सवार हुई और घोड़े की बागें ढीली छोड़ दी। अरबी घोड़े महल की तरफ भागने लगे। मलका के जाने के बाद दरवेश अनातुल फिक्रमंद हो गया। 14 बरस के तवील इंतजार के बाद मलका मिस्र एक माँ की तरह आज पहली बार अपने बिछड़े हुए बच्चे के लिए परेशान हुई थी, और उसकी वजह सिवाय इसके और कुछ नहीं थी कि उसने दरियाए नील के किनारे अंबर को देख लिया था, जो हकीकी मायनों में उसका बेटा था। दरवेश अनातुल ने महसूस किया कि मलका अब हद से गुजर जाएगी। वो हर कीमत पर मालूम करवाने की कोशिश करेगी कि अंबर कौन है और रिजाल के घर में कैसे आया। इसका मतलब ये था कि वो इस राज से पर्दा उठाने में कामयाब हो गई तो अंबर को हासिल कर लेगी और हो सकता है अपने साथ महल में ले जाए और खुफिया तौर पर उसकी परवरिश करे। लेकिन फिरौन का महल उसके जासूसों से भरा हुआ था। ये बात वहाँ किसी से भी छुपी न रह सकती। जो ही फिरौन को पता चला कि उसकी जान का दुश्मन शहजादा उसके महल के अंदर ही परवान चढ़ रहा है, तो वो उसे हलाक करवा देगा और हो सकता है कि वो रिजाल और उसकी उधेड़ उम्र बीवी को भी कत्ल करा दे। रिजाल ये सोचकर परेशान हो गया, फिरौन की मौत तक इस राज को छुपाए रखना बहुत ज़रूरी था। रिजाल को मालूम था कि मलका अब रिजाल के घर जाकर अंबर से बातें करने और तहकीकात करने की कोशिश ज़रूर करेगी। उसने फैसला कर लिया कि वो रिजाल से मिलकर उसे सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर देगा। वो दिन चढ़ने का इंतज़ार करने लगा। अब सूरज काफ़ी निकल आया और उसे यकीन हो गया कि रिजाल एहराम मिस्र पहुंच चुका होगा, तो वो झोंपड़ी से रवाना हो गया। गर्मी सुबह ही से पड़ने लगी थी और मिस्र के सहरा के सूरज में तपिश थी, मगर दरवेश अनातुल इस तपिश का आदी था। 1 घंटे की मुसाफिर के बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां रिजाल एहराम मिस्र की तामीर का काम कर रहा था। उसने एक गुलाम के हाथ पैगाम भिजवाया तो वो रिजाल कपड़े से हाथ पहुँचता हुआ एहराम के गार से बाहर आ गया। वो अपने सामने दरवेश अनातुल को देखकर बोला, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? मुझे हुक्म कर देते, मैं खुद आपके यहाँ हाजिर हो जाता। दरवेश ने कहा, रिजाल काम ही ऐसा था कि हमें खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि हम खजूर के साए में बैठकर बात करें, जैसा आप हुक्म दें। वो दोनों करीबी खजूर की ठंडी ठंडी छाँव में बैठ गए और बातें करने लगे। रिजाल को मालूम था कि अनातुल अंबर के बारे में सब कुछ जानता है। दरवेश अनातुल ने बैठते ही कहा, मेरे पास रात मलका मिस्र आई थी। रिजाल चौंक कर बोला, क्या फरमाया सरकार ने? मलका मिस्र नफरीती आपके पास तशरीफ लाई थी? हाँ रिजाल, मेरी बात गौर से सुनो। रिजाल हमतन गोश हो गया। दरवेश अनातुल ने कहा, मैं जानता हूँ अंबर से तुमको अपने हकीकी बेटे की तरह प्यार है और तुम उसकी जुदाई गवारा नहीं कर सकते। हजूर, मैंने अंबर को अपना बेटा समझकर पाला है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ेगी। इसीलिए तो मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मलका नफरीती ने जब से अंबर को देखा है उसे शक हो गया है कि वही उसका बेटा है, और अब वो हर मुमकिन तरीके से अंबर के बारे में तहकीक करने के बाद उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। और तुम भी जानते हो कि जब किसी मुल्क की मलका कोई कोशिश करे तो कामयाब हो जाती है। रिजाल ने परेशान होकर कहा, मगर हजूर, मैं और अंबर की माँ बच्चे की जुदाई गवारा नहीं कर सकते। तुम जुदाई को रो रहे हो रिजाल? मुझे अंबर और तुम दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी ख़तरे में महसूस हो रही है। रिजाल चौंक पड़ा। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मलका नफरीती को पता चल गया कि अंबर ही उसका बेटा है तो वो उसे तुम्हारे घर से निकाल ले जाएगी। वो उसे अपनी आंखों के सामने रखेगी। अंबर शाही महल में रहेगा और शाही महल में ये राज ज़्यादा देर तक रह ना सकेगा कि अंबर फिरौन का बेटा है, और फिरौन के बेटे के बारे में सबको इल्म है कि नजूमियों की पेश गोई के मुताबिक वो अपने बाप को कत्ल कर देगा। बस फिरौन ये कैसे गवारा करेगा कि उसका कातिल उसकी गोद में परवान चढ़े? वो अंबर के साथ उन लोगों को भी तीरों से छलनी करवा देगा जिन्होंने अंबर की परवरिश की है। रिजाल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप सही फरमा रहे हैं मेरे आका, अब इसका कुछ इलाज भी फरमाइए, मैं क्या करूं? दरवेश अनातुल सोच में डूब गया। फिर उसने नज़रें उठाकर कहा, इस मुश्किल मसले का एक ही हल है, और ये कि तुम किसी न किसी तरह कुछ अरसे के लिए अंबर को अपनी बहन के पास मुल्क शाम भिजवा दो। जब हालात मुवाफिक हो जाएं तो उसे वापस बुला लेना। बहुत बेहतर हजूर, मैं ऐसा करता हूँ। एक बात का ध्यान रखना,
अगर तुमसे कोई पूछे कि अंबर कहाँ है तो तुम यही मशहूर कर देना कि वो तुमको छोड़कर खुदा जाने कहाँ चला गया। कुछ रोज़ तुमने उसके गम में झूठ मूठ बीमार पड़ना है। ऐसा ही होगा मेरे आका। बस मुझे यही कहना था, अब मैं जाता हूँ। तुम कल ही अंबर को शाम की तरफ रवाना कर दो और उसके जाते ही मशहूर कर दो कि अंबर तुम्हें छोड़कर घर से भाग गया। जी बेहतर हजूर। उसके बाद दरवेश अनातुल अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। रिजाल ने उसी वक्त दरवेश अनातुल की तजवीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया। अंबर के साथ ही अहराम के सबसे निचले गार में काम कर रहा था। वो नीचे आया तो अंबर ने पूछा, अब्बा जान ऊपर किस से बातें कर रहे थे? रिजाल ने असल बात छुपाते हुए कहा, शाही महल से हरकार आया था कि संगे मरमर का चबूतरा ज्यादा ऊंचा न बनाया जाए। मैं उससे चबूतरे की नई पैमाइश ले रहा था। अंबर ने संगे मरमर पर छेनी चलाते हुए कहा, इन बादशाहों के सर में क्या समा गया है कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे? चबूतरा अगर ज्यादा ऊंचा नहीं होगा तो भला इससे क्या फर्क पड़ेगा? रिजाल ने कहा, ऐसा न कहो बेटे, हम बादशाह के गुलाम हैं। हमें जो हुक्म मिले उस पर अमल करना है बस। शाम को काम से फारिग होकर दोनों बाप बेटा और गुलाम पोलका घर पहुंचे तो खाना तैयार था। पोलका ने सूंघते हुए कहा, अम्मा आज मालूम होता है मगरमच्छ पकाया है। अंबर की माँ ने लकड़ी की डोई उसके हाथ पर मारकर कहा, कभी जुबान को बंद रखा कर, आज तो मैंने मुर्गाबी के चावल बनाए हैं। रब्बे अजीम की कसम, मुर्गाबी चावल तो मेरा मन भाता खाजा है। गुलाम पोलका ने खुश होकर कहा। खाने के बाद गुलाम पोलका अंगूरों की गोडी करने चला गया। रिजाल ने सारी बात अपनी बीवी को बताई। वो पहले तो बड़ी परेशान हुई, फिर उसने भी दरवेश अनातुल की तजवीज़ को पसंद करते हुए कहा, हमें अंबर को जल्दी से शाम की तरफ रवाना कर देना चाहिए। मैं आज ही अंबर से बात करूंगा। वो भी कई दिन से कह रहा है कि मैं काम करते करते थक गया हूँ। रात को जब बाप सोने लगे तो रिजाल ने अंबर से बात की। उसने कहा कि वो चाहता है अंबर कुछ दिन के लिए हवा बदली के वास्ते उसकी बहन के पास मुल्क शाम चला जाए। अंबर ने खुश होकर कहा, बाजान आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो कई रोज से चाह रहा था कि कहीं सैरो तफरी के लिए निकल जाऊं। एहराम के ठंडे नम आलूद गारों ने मेरा नाक में दम कर दिया है। तो फिर बेटा अंबर, मेरी तरफ से बेशक तुम सुबह ही सफ़र पर चले जाओ। तुम चाहो तो पोलका तुम्हें छोड़कर वापस आ जाएगा, मगर अब्बा जान आप अकेले कैसे काम करेंगे? तुम मेरी फिक्र ना करो बेटा, काम तो होता रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सेहत पर काम का बुरा असर न पड़े। कुछ अरसा शाम में रहकर तुम फिर से तरोताज़ा और शगुफ्ता हो जाओगे। मैं बहन के नाम एक ख़त तुम्हें साथ कर दूंगा। ठीक है अब्बाजान, मैं कल सुबह सफ़र पर रवाना हो जाऊंगा। रिजाल ने रब्बे अजीम का शुक्र अदा किया कि इतना मुश्किल मरहला इतनी आसानी से तय हो गया। उसे अंबर की ज़िद्दी आदत से डर था कि कहीं वो इनकार न कर दे, मगर उसने तो खुशी का इजहार किया और कल सुबह वो सफ़र पर रवाना भी हो रहा था। रिजाल को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर से पत्थर की भारी सिल हटा दी हो। अब वो अंबर की ज़िंदगी की तरफ से मुतमईन था। ये उसकी किस्मत थी कि रब अजीम ने उसे एक ऐसे बेटे का बाप बना दिया जो उसका बेटा नहीं बल्कि फ़िरौन मिस्र की औलाद थी और बादशाहों की साजिशों से वो पूरी तरह वाकिफ़ था। शाही महलों में बाप बेटे को जहर देकर हलाक कर देना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन रिजाल एक मेहनत कश इंसान था, एक गरीब मजदूर था। उसकी ज़िंदगी की सारी कमाई औलाद की मोहब्बत थी। वो औलाद का गम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि वो अंबर को मुल्क शाम की तरफ भिजवाने के फैसले से बहुत खुश था। दूसरी जानिब अंबर भी खिलाफ तवक्को सफ़र पर रवाना होने को बेताब था। वो मुंह अंधेरे ही उठ बैठा और सफ़र की तैयारियां करने लगा। पोलका भी आंखें मलता हुआ जाग पड़ा। वो ज़्यादा देर तक सोए रहने का आदी था और जल्दी जगा देने पर बुड़बुड़ कर रहा था। उसने कहा, मेरे आका, क्या ये सफ़र कल शाम तक के लिए मुलतवी नहीं हो सकता? रिजाल ने उसे डांट कर कहा, बकवास बंद कर पोलका। पोलका खामोश हो गया। रिजाल तो ये कभी गवारा नहीं कर सकता था कि अंबर के जहन में एक पल के लिए भी सफ़र को मुलतवी कर देने का ख्याल पैदा हो। रब का शुक्र था कि वो बड़े इन्हमाक से तैयारियों में लगा हुआ था। अंबर की माँ ने उसे कपड़े एक थैले में रख दिए। रास्ते के लिए उसे बतख का बुना हुआ गोश्त साथ कर दिया। पोलका घोड़ों को चारा डालकर उनकी मालिश कर रहा था और बुड़बुड़ाए जा रहा था। सूरज निकलने से पहले पहले दोनों घोड़े तैयार खड़े थे। बाप ने अंबर को सीने से लगाया। माँ ने सर पर हाथ फेरकर माथा चूमा और कहा, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो, तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। रास्ते में पड़ाव करते जाना। फिक्र न करें अब्बा जान, मैं बड़े आराम से शाम पहुंच जाऊंगा। रिजाल ने पोलका के कान खींचकर कहा। पोलका, अंबर की हिफाजत और आराम का खास ख्याल रखना और मंजिल पर पहुंचाकर वापस आकर हमें खैरियत की इतला देना। जो हुक्म मेरे आका, मगर बराए मेहरबानी मेरे कान छोड़ दीजिए। अंबर ने घोड़े पर सवार होकर कहा, खुदा हाफिज अब्बा जान। खुदा हाफिज बेटा। अंबर और पोलका ने घोड़ों को एड़ लगाई और दोनों ताज़ोदम घोड़े खुशी से हुनहुनाते हुए मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रिजाल और उसकी बीवी अंबर को उस वक्त तक देखते रहे जब तक कि वो उन्हें नजर आता रहा। आखिर जब दोनों घोड़े रेत के टीलों के पीछे गायब हो गए तो वो मकान के अंदर आ गए। रिजाल ने सुख का सांस लेते हुए कहा, अंबर एक बहुत बड़ी आफत से महफूज हो गया। अब हमें हर एक को यही बताना है कि अंबर किसी बात से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है और पोलका को हमने उसकी तलाश में रवाना किया है। ऐसा ही होगा।
उस रोज रिजाल झूठ मूठ बहाना बनाकर अंबर के गम में बिस्तर पर लेट गया। सारे मोहल्ले में यह बात मशहूर कर दी कि अंबर किसी बात पर झगड़कर बाप से नाराज होकर घर से चला गया। लोगों ने रिजाल के घर आकर उससे हमदर्दी का इजहार किया, तसल्ली दी कि रब अजीम उसके बिछड़े हुए बेटे को जल्द मिला दे। रिजाल ने बड़ी अच्छी अदाकारी की और वो हमसायों के सामने झूठे आंसू बहाता रहा। जब सब लोग और औरतें चली गईं तो दोनों मियाँ बीवी मुस्कुराते हुए बिस्तरों से उठकर बावर्ची खाने में गए और जी भर कर खाना खाकर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी कि रिजाल की आंख खुल गई। उसे यूं लगा जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। उसने बीवी को जगाना मुनासिब न समझा और खुद उठकर मकान की ड्योढ़ी में आकर बोला, कौन है बाहर? बाहर से किसी औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, एक ज़रूरी बात करनी है। रिजाल का दिल धड़क उठा कि आधी रात को ये औरत कौन उससे मिलने आई। उसने दरवाज़ा खोला तो एक औरत जिसका रंग गोरा था और सर से पांव तक स्याह लिबादे में लिपटी हुई थी अंदर आ गई। रिजाल ने उसे कमरे में ले जाकर खजूर के मोंढे पर बिठाया और कहा, मोहतरम बहन, आपने आधी रात के वक्त इतनी तकलीफ़ क्यों की? ये पुरस्रार स्याह लिबादे में लिपटी हुई औरत जो रात के वक्त अंधेरे में रिजाल के घर आई थी, मलका मिस्र नफरीती की ख़ास कनीज़ शारमीन थी। मलका ने फैसला कर लिया था कि वो अंबर को रात के वक्त खुफिया तौर पर अपने महल में बुलाएगी और पूछेगी कि वो कौन है और रिजाल के घर कैसे आया। लेकिन उसे शाम को ही मालूम हो गया कि अंबर घर छोड़कर भाग गया है। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि शायद रिजाल ने जानबूझकर उसे भगा दिया, मगर उसके जासूस हबशी ने आकर इतला दी कि अंबर के बाप का गम से बुरा हाल है और वो बिस्तर पर बीमार पड़ा है। बल्कि मलका ने रात को हबशी गुलाम के हमरा शारमीन को सही सूरत हाल मालूम करने के लिए रिजाल के घर भेजा था। शारमीन ने मोंढे पर ही बैठते हुए कहा, सुनो रिजाल, मैं मलका नफरीती की तरफ से तुम्हारे पास ये मालूम करने आई हूँ कि अंबर कहाँ है। रिजाल सर से पांव तक काम किया, जिसका उसे अंदेशा था वही बात हुई। उसने खुदा का शुक्र दिल में अदा किया कि ऐन वक्त पर वो अंबर को घर से भगा बैठा था। रिजाल ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नेक दिल बहन, अंबर मेरे दिल पर जुदाई का दाग लगाकर घर से चला गया। वो काम से जी चुराने लगा था। परसों मैंने उसे सबके सामने डांट दिया, बस इसका उसने बुरा माना और कल वो घर से फरार हो गया। उसके गम में मेरा और उसकी माँ का बुरा हाल है। शारमीन को यकीन आ गया कि रिजाल सच कह रहा है। उसने पूछा, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि अंबर भागकर किधर गया होगा? मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ अच्छी बहन, मेरा तो कोई रिश्तेदार कहीं नहीं। रब अजीम मेरे लख्ते जिगर को जल्दी वापस लाए, नहीं तो उसकी माँ गम से मर जाएगी। मगर नेक दिल बहन, मलका अली ने इस गरीब के बच्चे को क्यों याद किया? अब शारमीन ने झूठ बोलते हुए कहा, सिपा सलार को गुस्सा था कि उस रोज़ तुम्हारे बेटे ने शाही सवारी के गुजरने के वक्त बाहर निकलकर गुस्ताखी क्यों की। मलिका को मालूम हुआ तो सिपा सलार अंबर को मरवाना चाहता है, तो उन्हें फिक्र हुई और मुझे भेजा कि मालूम करो कि अंबर महफूज है। रिजाल समझ गया कि शारमीन झूठ बोल रही है। वो दोनों ही झूठ बोल रहे थे, मगर दोनों एक दूसरे के झूठ से बेखबर थे। रिजाल ने शारमीन से कहा कि वो मलका अलिया का उसकी तरफ से शुक्रिया अदा करे कि उन्होंने उसके बेटे का इतना गम किया। फिर वो रोने लगा। शारमीन ने उसे तसल्ली दी और जल्दी से बाहर निकल गई। खजूर के दरख्तों तले हबशी गुलाम घोड़ा लिए खड़ा था। शारमीन घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में गुम हो गई। रिजाल ने बीवी को जगाकर सारी बात सुनाई तो उसने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि अंबर की जान बच गई और वो वहाँ से निकल गया। मलका मिस्र को अंबर के घर से भाग जाने का बड़ा सदमा हुआ। उसका मंसूबा नाकाम हो गया। वो अंबर को शाही महल में बुलाकर वो निशानियाँ देखना चाहती थी जो उसके नन्हे जिस्म पर मौजूद थीं। ख़ास तौर पर वो शाही मोहर के बारे में उससे पूछना चाहती थी, मगर इससे पहले ही अंबर घर छोड़कर चला गया था। मलका नफरीती को अब यकीन हो गया था कि अंबर ही उसका बेटा है। उसने सोचा कि क्यों ना अंबर के बाप रिजाल को बुलाकर पूछे कि यह बच्चा उसने कहाँ से हासिल किया। इस ख्याल के साथ ही उसने शारमीन को दोबारा वहाँ रवाना किया और ताकीद की कि रिजाल को साथ लेकर आना। थोड़ी देर बाद रिजाल मलका के महल में उसके सामने खड़ा था। मलका ने बड़ी मुरव्वत से कहा, रिजाल, हम तुमसे एक निहायत राज की बात पूछने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। ज़रूर पूछिए मलका अलिया, ये बताओ कि अंबर तुम्हारा लड़का है? मलका अलिया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अंबर मेरा ही बेटा है। यही एक मेरी औलाद है। आज से 15 बरस पहले वो मेरे यहाँ पैदा हुआ तो मैंने देवताओं के हजूर कुर्बानी पेश की। क्या तुम्हें यकीन है कि रिजाल अंबर तुम्हारा ही बेटा है? बिल्कुल, मुझे उसी तरह यकीन है मलका अलिया जिस तरह मैं आपके हजूर खड़ा हूँ। तुम जा सकते हो रिजाल। रिजाल के जाने के बाद मलका का दिमाग दो किस्म के ख्यालात में उलझ गया। कभी उसे ख्याल आता कि रिजाल झूठ बोल रहा है और अंबर उसका बेटा नहीं बल्कि मिस्र का शहजादा है, और कभी उसे ये वहम खेल लेता कि हो सकता है कि अंबर मिस्र का शहजादा ना हो। उसने शारमीन से मशवरा तलब किया। शारमीन ने कहा, मलका अलिया, इसका फ़ैसला इसी सूरत में हो सकता है कि अंबर यहाँ मौजूद हो और हम उसकी निशानियाँ देखें। मुझे यकीन है और याद है कि शहजादे के दाएं बाजू पर स्याह तिल का निशान था, मगर अंबर तो मिस्र से जा चुका। खुद रिजाल को मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया। हो सकता है कि रिजाल झूठ बोल रहा हो। ये क्यों कर मालूम हो?
वो भी बातें कर ही रही थी कि कनीज़ ने आकर इतला दी कि हबशी गुलाम ज़मुर्द शरफ़ बाज़ियाबी चाहता है। मलका ने उसे अंदर भिजवाने का इशारा किया। ज़मुर्द हबशी मलका मिस्र का ख़ास गुलाम था और वो उसके लिए महल के अंदर जासूसी करता और उसे दुश्मनों की साजिशों से बाखबर रखता। मलका ने पहले ही रोज़ से हबशी ज़मुर्द को अंबर के बारे में मालूमात हासिल करने के काम पर लगा रखा था। ज़मुर्द हबशी ने अंदर आकर सलाम किया, झुककर और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मलका ने पूछा, ज़मुर्द क्या खबर लाए? ज़मुर्द हबशी बोला, मलका अलिया का इकबाल बुलंद हो, मेरे जासूसों ने खबर दी है कि अंबर इस वक्त मुल्क शाम की तरफ सफ़र कर रहा है। मलका ने बेताबी से पूछा, क्या ये खबर सच है? मलका अलिया, मेरी इतला कभी गलत नहीं हो सकती। मलका ने मसहरी पर से उठकर कहा, ज़मुर्द फ़ौरन अपने साथ 2 आदमी लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाओ और अंबर को हम हासिल करके हमारे हजूर पेश करो। जो हुक्म मलका अलिया। और सुनो, अंबर को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जी बेहतर मलका अलिया। उधर ज़मुर्द हबशी ने झुककर 3 बार सलाम किया और खबगाह से निकल गया। उसके जाते ही मलका ने खुश होकर शारमीन की तरफ देखा। शारमीन, रब की मर्जी यही है कि मुझे मेरा बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाए। मेरा भी यही ख्याल है मलका अलिया। ज़मुर्द अंबर को ज़रूर ले आएगा। ज़मुर्द बरक रफ्तार शाही घोड़े पर सवार होकर ताक़ुब करेगा, वह ज़रूर अंबर को रास्ते में पकड़ लेगा। खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ज़मुर्द हबशी ने फ़ौरन शाही अस्तबल से बरक रफ्तार अरबी घोड़े निकलवाकर उन पर जैन कसी, अपने साथ 2 आदमी लिए और मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया। वो सारा दिन घोड़ों पर सफ़र करते रहते। शाम के वक्त उन्होंने रास्ते में एक जगह नहर किनारे पड़ाव किया और घोड़ों को पानी पीने और घास चरने के लिए छोड़ दिया। एक पहर आराम करने के बाद वो रात के अंधेरे में दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सहरा के आसमान पर सितारे मोतियों की तरह चमक रहे थे और उनकी हल्की हल्की रोशनी में सहरा की रेत धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। ज़मुर्द सारे रास्तों से बाखबर था। वो इन रास्तों पर कई बार सफ़र कर चुका था। अंबर उससे 1 रात और 1 दिन आगे निकल चुका था, इसलिए वो चाहता था कि आराम किए बगैर ये फासला पूरा करे और अंबर को शाम पहुंचने से पहले ही जा ले। अब हम अंबर और उसके गुलाम पोलका की तरफ आते हैं। उन्हें मिस्र के सहराओं में सफ़र करते हुए 1 दिन और 1 रात हो गई। पहली रात उन्होंने बिल्कुल आराम न किया। वो जल्द अज जल्द मिस्र की सरहदों से निकल जाना चाहते थे, लेकिन दूसरी रात आई तो वो बेहद थक चुके थे। घोड़ों का भी थकन से बुरा हाल था। वो रेत के टीलों के दरमियान उन्हें रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। पोलका ने कहा, मेरे आका, दिन रात सफ़र करते करते तो मेरी कमर टूट गई है, क्यों ना ये रात किसी सराय में बसर की जाए। अंबर ने रेत के टीलों की रोशनी की तरफ देखकर कहा, मैं भी थक गया हूँ। सामने ज़रूर किसी सराय की रोशनी है, चलो चलकर मालूम करते हैं। अगर ये सराय हुई तो रात वहीं बसर करेंगे और अगली सुबह सफ़र पर रवाना होंगे। रब अजीम ये रोशनी सराय की हो। पोलका ने दुआ मांगी और अंबर के पीछे पीछे घोड़ा आगे बढ़ा दिया। थोड़ी दूर बाद वो उसी टेले के पास पहुंच चुके थे जहां रोशनी हो रही थी। खजूरों के दरख्तों में घिरी हुई ये पुरानी सी इमारत थी, जिसके बाहर ताक में मशल रोशन थी। अंबर और पोलका ने घोड़े को एक दरख्त से बांध दिया और दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार दस्तक देने के बाद एक बूढ़ी औरत ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम लोग कौन हो? आधी रात के वक्त मेरी नींद खराब करने आ गए हो। अंबर ने कहा, अम्मा, हम मुसाफिर हैं और शाम की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हम रात बसर करना चाहते हैं। पोलका ने कहा, अम्मा, क्या ये सराय है? बूढ़ी औरत बोली, ये सराय नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास मुझे इनाम में देने के लिए सोने के 2 टुकड़े हैं तो तुम्हारे सोने और तुम्हारे घोड़े के लिए चारे का बंदोबस्त कर सकती हूँ। हम तुम्हें सोने के सिक्के अभी दिए देते हैं। अम्मा, तुम हमारे लिए खाने पीने, सोने और हमारे घोड़े के लिए चारे का इंतज़ाम करो। अंदर आ जाओ, बूढ़ी ने औरत ने कहा। अंबर और उसका गुलाम पोलका उस पुरानी इमारत की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। यहाँ भी एक ताक में मशल जल रही थी। बूढ़ी औरत दोनों को एक कमरे में ले गई जहाँ ज़मीन पर सूखा घास बिछा हुआ था। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। और घोड़ों का क्या होगा? पोलका ने झट से पूछा। उनका बंदोबस्त भी हो जाएगा, पहले तुम तो खा लो। ये कहकर बूढ़ी औरत कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के कोने में एक छोटी सी शम्मा थी, जिसकी हल्की हल्की रोशनी में वो कमरा बड़ा पुरस्रार लग रहा था। पोलका ने चारों तरफ डेले घुमाकर देखा। मेरे आका, मुझे तो ये भूतों का घर मालूम होता है और ये औरत भूतों की माँ लगती है। खामोश भी रहा करो अहमक। एक तो उस औरत ने हमें रात रहने को जगह दी, हमारे घोड़ों के लिए और हमारे खाने पीने का इंतजाम किया, और ऊपर से तुम उसे भूतों की माँ कह रहे हो। हमने इसे सोना भी तो दिया है, फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये औरत हमें अंदर आने की इजाज़त ना देती तो तुम सोना देकर कुछ खरीद सकते थे? तुम कुछ भी कहो मेरे आका, मुझे ये औरत चुड़ैल मालूम होती है। वो बातें कर ही रहे थे कि बूढ़ी औरत उनके लिए गर्म दूध और जौ की रोटी ले आई। उन्होंने रोटी दूध के साथ खाई और रब अजीम का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर वो बातें करते रहे और फिर सो गए। 2 दिन के वो थके मांदे थे, ऐसे सोए कि उन्हें होश ही ना रहा। बाहर किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। सराय वाली ने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 3 हबशी घोड़ों पर सवार मौजूद थे। पहले तो वो डर गई, फिर हौसला करके बोली, तुम लोग कौन हो? ज़मुर्द हबशी और उसके साथी थे, जो अंबर की तलाश में उस सराय तक पहुंच गए थे जहां अंबर सो रहा था।
असल में अंबर की भी दरवाजे की आवाज़ से आंख खुल गई थी और वो उन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। ज़मूर्द हबशी ने सराय वाली को बताया कि वो मुसाफिर हैं और रात बसर करना चाहते हैं। सराय की मालका ने उनसे भी सोने के 2 टुकड़ों का मुतालबा किया। ज़मूर्द हबशी ने फ़ौरन सोने के 2 टुकड़े दे दिए। बूढ़ी औरत उन्हें लेकर अंबर के साथ वाले कमरे में आ गई। यहाँ पर भी फर्श पर सूखा हुआ घास बिछा था। ज़मूर्द हबशी ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या यहाँ इससे पहले भी कोई मुसाफिर आया था? सराय वाली ने बेदिली से जवाब दिया, मुसाफिर तो यहाँ आते ही रहते हैं। रात बहुत हो गई है, तुम लोग आराम करो, नाश्ता सुबह ही मिलेगा। कोई बात नहीं अम्मा, हम सुबह कुछ खा पी लेंगे, हमें भूख भी नहीं है। बूढ़ी औरत कमरे से बाहर निकल गई। अंबर ने कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी। उसका यही ख्याल था कि वो 3 मुसाफिर आकर सराय में उतरे हैं। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश ही कर रहा था कि ज़मूर्द हबशी ने अपने साथियों से बातें शुरू कर दी। अंबर यूं ही लेटे लेटे आंखें बंद की उनकी बातें सुनने लगा। ज़मूर्द ने कहा, मुझे यकीन है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। दूसरा साथी बोला, रब ने चाहा तो हम कल दिन में उसे कहीं ना कहीं ज़रूर पकड़ लेंगे। तीसरे ने कहा, अगर वो हमारे हाथ ना आया तो हम मलका को क्या मुँह दिखाएंगे? ज़मूर्द ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे और उसे मलका आलिया के हवाले करके ढेर सारा इनाम हासिल करेंगे। ज़रूर ज़रूर, ज़मूर्द ने कहा, याद रखो अगर उसका नाम अंबर है तो मुझे भी ज़मूर्द कहते हैं। मलका मिस्र का ख़ास जासूस, मुझसे बचकर वो कहीं नहीं जा सकता। अंबर तो चौंक उठा। उसे ये मालूम करके बड़ी हैरत हुई कि ये लोग उसे गिरफ्तार करने घर से निकले हैं। उसे ये भी इल्म हो चुका था कि वो मलका मिस्र के कहने पर उसकी तलाश में निकले हैं। अंबर ने अपने मुलाजिम पोलका को जगाकर सारा मामला सुनाया तो वो भी बड़ी उलझन में फंस गया और बोला, सवाल ये है कि ये लोग तुम्हें गिरफ्तार करने क्यों आए हैं और फिर मलका आलिया को क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम्हें गिरफ्तार करवाए? अंबर ने कहा, इसमें ज़रूर कोई गहरा राज छुपा है। बहरहाल ये तो एक हकीकत है कि ये लोग मेरा ही पीछा कर रहे हैं और अगर इन्हें मालूम हो गया कि मैं इसी सराय में इनके साथ वाले कमरे में सो रहा हूँ तो वो फिर हर हालत में मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। पोलका सहम कर बोला, फिर क्या होगा मेरे आका, मैं अपने मालिक की बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा शाम जाकर? घबराओ नहीं पोलका, हम यहाँ से फरार होने की कोशिश करते हैं। अभी? हाँ अभी इसी वक्त। दोनों बड़ी खामोशी से उठे। उन्होंने चादरें अपने जिस्म के गिर्द लपेटी और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर ड्योढ़ी में आ गए। ताक में मशल जल रही थी, उसकी रोशनी रात भर जलने के बाद धुंधली हो गई थी। अंबर ने पोलका का हाथ थामा और ड्योढ़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। खुले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वो रेत पर तेज तेज कदम उठाते खजूर के उन झुंड के पास आ गए जहाँ उनके घोड़े बंधे हुए थे। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें एड़ लगाकर शाम की सरहद की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? क्या अंबर को ज़मूर्द हबशी गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया? क्या अंबर वहां से निकलने के बाद शाम पहुंच सका? ये तमाम हालात जानने के लिए अंबर नाग मारिया की सीरीज़ पहली किस्त मिस्र की मलका का दूसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।